अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो मेरा बेटा एमडी कैट के डिफरेंट पास पेपर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस का पास पेपर जो कि है 2023 का 2023 का। मेरे बच्चे जो भी कुछ मैं यहाँ पे लिखूँगा इसकी जो सॉफ्ट कॉपी है वो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है भैया, स्टार्ट करते हैं। मेरे बेटा जो हमारे पास पहला सवाल है दैट इज़ इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस। अच्छा, जब मैं पेपर को सॉल्व कर रहा हूँगा तो आपने गौर से देखना है क्योंकि बच्चे मैं जो क्वेश्चन आया हुआ है वो तो सॉल्व करूँगा और साथ ही साथ इससे रेलेवेंट क्वेश्चन जितने डिफरेंट जगह पे और मैंने देखे हुए हैं या मेरी नज़र से गुजरे वो भी मेरा बेटा मैं साथ के साथ सॉल्व करता जा रहा हूँगा। तो पहला क्वेश्चन कहता है इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक से हमारे पास ये क्वेश्चन है। आइसोकोरिक प्रोसेस बेटा वो होता है जिसके अंदर आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। कई दफ़ा आपसे डायरेक्टली इसकी इक्वेशन पूछता है, तो बच्चे जहन में रखिएगा अगर आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट है और वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि V इज़ कांस्टेंट। ठीक है सर, ये तो हमें भी पता था, इसमें नई बात कौन सी है। बच्चे कभी कभार ना वो ऐसे भी पूछता है P⁻0 इंटू V इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब ये वाली बात शायद आपको नहीं पता होगी, अगर पता थी तो बहुत अच्छी बात है। आप इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो। अब आप बोलोगे सर कैसे लिख सकते हैं? बेटा किसी भी चीज़ के ऊपर अगर पावर 0 आ जाए ना तो जहन में रखिएगा इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो P⁻0 हो गया 1, तो यही बात लिखी हुई है कि V इज़ कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो बात वही हो गई, बस कान को एक तरफ से या दूसरी तरफ से पकड़ने वाली बात है। कभी कभार आपसे आइसोकोरिक प्रोसेस की एग्जाम्पल भी पूछ लेता है। तो जहन में रखिएगा हमारे घरों में जो प्रेशर कुकर होता है जिसमें हम लोग गोश्त वगैरह गलाने का काम करते हैं ना, तो जो प्रेशर कुकर की एग्जांपल है, खाना बनाते वक्त यूज़ करती होंगी आपकी अम्मी, तो प्रेशर कुकर की जो एग्जांपल है वो आइसोकोरिक प्रोसेस की एग्जांपल है जिसके अंदर आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। मेरा बेटा जो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम वर्क डन को डिफाइन करते हैं दैट इज़ P∆V। अब चूंकि इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो इसका मतलब मेरे बच्चे जो चेंज इन वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब चेंज इन वॉल्यूम 0 हो जाएगा तो आपके पास वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी आइसोकोरिक प्रोसेस में कोई वर्क डन नहीं होता। साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखिएगा, जैसे मैंने ये P⁻0 इंटू V इक्वल कॉन्स्टेंट लिख के दिखाया। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोला जाता कि मेरे बच्चे आइसोबैरिक प्रोसेस है, कैसा, आइसोबैरिक प्रोसेस, जहन में रखिएगा बैरोमीटर एक डिवाइस होती है जिसकी मदद से आप प्रेशर नापते हो, प्रेशर मेजर करते हो। आपने देखा है ना जब आपकी गाड़ी के टायर में हवा कम हो जाती है तो आप किसी पंप के किनारे उसको लेके जाते हो तो वहाँ पे बैरोमीटर लगा होता है। आप जैसे ही अपनी गाड़ी के टायर में हवा भरना शुरू करते हो थोड़ी टाइम बाद उसमें से टू 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 की आवाज़ आती है, तो दैट टू 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 करने वाली डिवाइस इज बेसिकली अ बैरोमीटर। तो और बार जो होता है ये बेसिकली एक प्रेशर का यूनिट भी होता है। तो इन सब बातों से आप याद रख सकते हो कि आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है मेरा बेटा, आपके पास जो प्रेशर होता है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, अब इसमें जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो मेरे बच्चे इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, देखो ज़रा यहाँ पे, आप यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हो P⁻V⁻0 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब ये आपके पास आइसोबैरिक प्रोसेस की क्या हो गई मेरे बच्चे, इक्वेशन हो गई। अगले सवाल पे चलते हैं। कहता क्या है आपसे, इफ 42 जूल ऑफ हीट इज ट्रांसफर टू द सिस्टम। फिर से मेरा बेटा एक थर्मोडायनामिक का क्वेश्चन है। जहन में रखिएगा जब कभी भी सिस्टम को हीट दी जाएगी तो उस हीट को मेरा बेटा आप कैसे लेते हो, पॉजिटिव लेते हो, एज पर द साइन कन्वेंशन गिवन इन आवर बुक। हमारी किताब में अगर आप सिस्टम को हीट दोगे, सिस्टम को हीट जब भी दी जाएगी तो मेरा बेटा वो बेसिकली क्या हो रहा है, उसको आप बोलोगे कि हीट इज पॉजिटिव, तो क्यू को आप पॉजिटिव लोगे। आगे कहते हैं व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी व्हेन द वर्क डन इज 32 जूल्स। अब देखो मेरा बेटा वर्क डन कितना हुआ है, 32 जूल्स। अब आपने इसके साथ प्लस लगाना है या माइनस साइन, ये भी साइन कन्वेंशन बता रहा है। देखो आपको ये बात पता है कि अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो वो पॉजिटिव होगा और वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो वो नेगेटिव होगा। ठीक है ना, अच्छा ये मैं यहाँ लिख दूँ ज़रा, कितनी हीट दी सिस्टम को, 42 जूल दी, ऐसे ही है। अब देखो मेरे बच्चे यहाँ पे इन्होंने क्या मेंशन किया है, ये देखो वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है कि मेरा बेटा जो पिस्टन था वो ऊपर आया होगा, इसको आप कहते हो वर्क डन इज पॉजिटिव, या आप कहते हो वर्क इज बीइंग डन बाय द सिस्टम। जब भी पिस्टन ऊपर आएगा इसका मतलब क्या है, वर्क इज बीइंग डन बाय द सिस्टम। तो बच्चे यहाँ पे वर्क डन भी कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। बस अब क्या निकालना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है। तो भाई साहब Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W।
ठीक हो गया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कि कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की भी कहते हैं कि एक मिसाल है, ठीक है। या आप यूं कह सकते हो कि जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो बेसिकली एक री रिटन फॉर्म है किसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, ठीक है। क्यू आपको गिवन है मेरा बेटा कितना है 42, डेल्टा यू आपको चाहिए और जनाबे वाला डब्ल्यू कितना है मेरे बच्चे, डब्ल्यू आपके पास है +32, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कम्स आउट टू भी कितना भाई साहब 10 जूल आ रहा है। देख लो भाई 10 जूल यहाँ आंसर है, तो जनाब 10 जूल हमारे पास आंसर मौजूद हैगा। अच्छा आगे देख लेते हैं हम जल्दी से। आगे कहता है मेरा बेटा द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज, चलो जो मैं बता रहा था ऊपर वो इन्होंने पूछ लिया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द जनरलाइजेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहते हैं कि टोटल एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो मेरे बच्चे Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू में भी तो आप यही बात करते हो कि जो टोटल हीट एनर्जी है वो दो कामों में जा रही है, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी एंड डूइंग वर्क अगेंस्ट द सिस्टम। आगे देख लीजिए, आगे कहते हैं वाइल स्टडिंग द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर RC, यानी कि RC की में R इस बता भी रहा है, इतना मासूम एग्जामिनर है। R रेजिस्टेंस है, ठीक है बता दिया इसने, और C क्या है, C कैपेसिटेंस है, इज नोन एज, तो मेरे बच्चे ये आपके पास क्या होता है, टाइम कांस्टेंट होता है। इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं भाई साहब, टॉ से करते हैं, टॉ इज इक्वल टू RC। कभी कभार ना इसकी यूनिट भी पूछ रहा होता है, तो ध्यान में रखिएगा टाइम कांस्टेंट की यूनिट तो सेकंड ही होती है, और यहाँ पे सीधे हाथ पे R की यूनिट क्या है, ओम, और कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, फेरेड। तो ओम फेरेड इज इक्विवेलेंट टू सेकंड ओवर हियर, ठीक हो गया। टाइम कांस्टेंट होता क्या है, जिसकी टर्म्स में आप बताते हो कि आपका कैपेसिटर कितना चार्ज या कितना डिस्चार्ज हुआ हैगा, ठीक है। अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू। तो भैया हमें ये बात पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप सीधा सीधा क्या करते हो, कैपेसिटर्स को ऐड कर देते हो। अब अगर यही सवाल मेरा बेटा C1 + C2 इसका आंसर हो जाएगा। अगर यही सवाल इस तरह से होता कि जनाब सीरीज, मिसाल दे रहा हूं, अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछता कि भाई आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन है दो कैपेसिटर्स का, अब क्या करेंगे, अब आप बोलते जनाब जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है दैट इज गिवन बाय 1/C इक्विवेलेंट इज 1/C1 + 1/C2। क्योंकि सीरीज के अंदर कैपेसिटर्स वैसे बिहेव करते हैं जैसे रेजिस्टर्स पैरेलल में करते हैं, तो ऐसे रेसिप्रोकल करके ऐड करेंगे। अब जनाब आपको नजर आ रहा है कि सीधे हाथ पे आपके पास दो अलग अलग डिनोमिनेटर्स हैं, एक के नीचे C1 एक के नीचे C2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा C2 + C1, अपॉन में आ जाएगा मेरा बेटा C1 × C2, दोनों साइड्स को पलट देंगे तो ये बन जाएगा आपके पास C इक्विवेलेंट इज C1 × C2 डिवाइडेड बाय C1 + C2। तो ये जनाब आपके पास एक तरीका था इस सवाल को, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन आता तो करने का तरीकाकार था। आगे कहता है द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज फेरेड। बहुत आसान सा सवाल था, कोई मुश्किल नहीं था। हाँ कभी कभार ये भी आपसे पूछ लेता है कि भाई 1 फेरेड जो है ना वो किसके इक्विवेलेंट है, तो आपको पता है Q इज इक्वल टू C टाइम्स ऑफ V, विच मीन C विल बी इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V। की Q की इक्विवेलेंट यूनिट क्या होती है मेरा बेटा, कूलम होती है, और V क्या है आपके पास, वोल्ट है। तो कूलम पर वोल्ट ये किसके इक्विवेलेंट है मेरा बेटा, फेरेड के इक्विवेलेंट है। क्लियर हो गया, कूलम पर वोल्ट किसके इक्विवेलेंट है, फेरेड के इक्विवेलेंट आ गया। आगे देख लीजिए अब जल्दी से, आगे हमारे पास क्या होता है अभी, आगे 1 किलोवाट आवर। अब बच्चे ये जो किलोवाट आवर है ना ये आपके पास होता है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये क्या है आपके पास, दिस इज कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपने कभी देखा होगा आपके घर में जो बिजली का बिल आता है, आपके घर में जो बिजली का बिल आता है बच्चे, उस बिजली के बिल में यूनिट्स लिखे हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में बिल आता है, उस पर लिखा हुआ है कि यार आपने इस महीने 120 यूनिट यूज़ की है। तो ये जो एक यूनिट है ना मेरे बच्चे, इस एक यूनिट से मुराद है 1 किलोवाट आवर। सर 1 किलोवाट आवर को एक्सप्लेन भी कर दीजिए। बेटा 1 किलोवाट आवर का मतलब ये है कि अगर आपने, गौर से सुनिएगा, अगर आपने 1 किलोवाट की कोई डिवाइस 1 घंटा इस्तेमाल करी, जैसे हमारे घर में अमूमन जो इस्त्री होती है, जो नेशनल की इस्त्री होती है ना जिसमें ऑरेंज कलर की लाइट जलती है, थोड़े टाइम बाद बंद हो जाती है, वही इस्त्री आपके जहन में बिल्कुल सही आ रही है, जो बहुत भारी भरकम होती है, किसी को फेंक कर मारे तो वो मर जाता है। तो वो वाली जो इस्त्री होती है ना मेरा बेटा, वो 1 किलोवाट की होती है। तो अगर वो 1 किलोवाट की इस्त्री आप 1 घंटा इस्तेमाल करते हो तो जो यूनिट होगा वो 1 यूनिट जलेगा या 1 किलोवाट आवर की एनर्जी यूज होगी।
अब बच्चे 1 किलोवाट आवर को निकालने के लिए यहाँ से वैसे तो आपको डायरेक्टली पता है ये 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स के बराबर होता है, लेकिन चलो लेट्स से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको नहीं पता और आपने इसको याद भी नहीं करना, ठीक है। तो तरीक़ाकार क्या होगा, आपको कन्वर्जन आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा 1 किलोवाट आवर, बच्चे किलो का मतलब क्या होता है 10⁻3, वॉट आपने लिख दिया एज इट इज, आर का मतलब क्या होता है 3600 सेकेंड्स। सर ये कैसे लिखा आपने? मेरे बच्चे एक आर के अंदर आपके पास होते हैं 60 मिनट और हर मिनट में आपके पास होते हैं 60 सेकेंड्स। तो एक आर में नंबर ऑफ सेकेंड्स कितने होंगे 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकेंड, तो गोया 60 इंटू 60 सेकेंड्स आर देयर इन 1 आवर, विच मीन्स एक घंटे में हो गए मेरे बच्चे 3600 सेकेंड्स, ठीक है। अच्छा एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर आपको लगे कि मैं तेज़ जा रहा हूँ तो मेरा बेटा इसी चैनल पे एमडी कैट की पूरी क्रैश रिवीजन की प्लेलिस्ट अपलोड है, जिसमें एक एक लेक्चर जितना एमडी कैट की नीड है उसके लिहाज से बहुत तफसील से पढ़ाया हुआ है। तो अभी क्योंकि हमारा मकसद पास पेपर्स को डिस्कस करना है तो उसमें ऑब्वियस सी बात है मैं कोशिश तो कर रहा हूँ इतनी लंबी ना करूँ, लेकिन फिर भी वो लंबी हो ही जाती है, ठीक है। अब देखो ये मेरे बच्चे जो वॉट सेकंड आपको लिखा नजर आ रहा है, वॉट सेकंड जूल के बराबर है। अब बोलोगे सर हम तो नहीं मानते, मुझे पता था यही बोलोगे आप, तो मैं आपके लिए फॉर्मूला ले आया। पावर का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी अपॉन टाइम या वर्क डन अपॉन टाइम, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। तो बच्चे अगर यहाँ से मुझे ई का वैल्यू निकालना है तो क्या बनेगा, पावर इंटू टाइम बन जाएगा। अब पावर क्या होता है, वॉट होता है, और टाइम क्या होता है, सेकेंड होता है। तो वॉट सेकेंड किसके बराबर आ गया, ई के बराबर, और ई क्या होता है, जूल होता है ना भाई। तो क्या बन गया, देखो हम 1 किलोवाट आवर को क्या करने बनाते चल रहे हैं अभी 3600 को मैं लिख सकता हूं 36 इंटू 10 की पावर 2, ये 2 जीरो थे 10 पावर 2 में कन्वर्ट हो गए, 10 पावर 3। वॉट सेकंड को मैंने क्या लिख दिया भाई, जूल में, सही है। अब यहां देखो 36 इंटू 10 पावर 5 जूल्स हो गई है। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है, नहीं है सर ऑप्शन ऐसा, 10 पावर 6 नजर आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी डेसिमल यहां है, डेसिमल को भाई साहब एक स्टेप तुम पीछे ले आओ। जब कभी भी डेसिमल लेफ्ट में जाता है तो पावर पॉजिटिव में आती है, तो बन जाएगा 3.6 इंटू 10 पावर 1 और 10 पावर 5 तो पहले से था। अब आप बोलोगे सर 10 पावर 1 क्यों आई, मेरे बच्चे ये डेसिमल कितने प्लेस गया है लेफ्ट में, तो आप बोलोगे सर एक प्लेस गया है, तो भाई पावर भी तो एक पॉजिटिव आएगी। एक अच्छा बच्चा वो होगा जो सारी चीजें नोट करता जाएगा। लेफ्ट में जब डेसिमल एक प्लेस गया, जब भी लेफ्ट में जाएगा 10 की पावर पॉजिटिव आएगी। एक प्लेस लेफ्ट में गया तो 10 की पावर हो गई कितनी मेरा बेटा, +1 हो गई, सही है। अब ये 1 और ये 5 जो है बच्चे क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे क्योंकि बेसिस सेम है। क्या बन गया ये 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स, सही। अब आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क ये है, आपने मुझे बताना है 1 मेगावाट आवर कितने जूल्स के बराबर है। ये भी माजी में एक क्वेश्चन में पूछा गया है, सही है। इसी तरह आपने मुझे बताना है कि 1 वॉट आवर कितने जूल्स के बराबर है, ये आप कमेंट में बता दिएगा। आगे देख लो बच्चे, आगे कहते हैं वोल्ट एम्पेयर इज द यूनिट ऑफ, वोल्ट एम्पेयर किसका यूनिट है। आसान सवाल, बिल्कुल आसान सवाल, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमें। देखो भाई वोल्ट क्या चीज है मेरा बेटा, वोल्टेज है, और एम्पेयर क्या है, आई है। तो V इंटू आई किसका फॉर्मूला है जनाबे वाला, पावर का है। तो पावर का यूनिट है मेरा बेटा क्या, वोल्ट एम्पेयर। If the length of the wire become 2 times to its original value and area becomes 1/2 to its original value, then resistance of the wire becomes, देखो हमें ये बात पता है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। अब बच्चे अगर मैं यहाँ से अपना शॉर्टकट फॉर्मूला बनाता हूँ तो ये बन जाएगा R1 डिवाइडेड बाई R2। अब R और L का रिलेशन डायरेक्ट है, तो R1 के सामने आएगा L1, R2 के सामने आएगा L2 मल्टीप्लाई बाय R और A का रिलेशन इनवर्स है, तो R1 के लिए जो है मेरा बेटा A1 आएगा नीचे, R2 के लिए आएगा A2 ऊपर। बन गया ये फॉर्मूला अपने पास, सीधा सीधा। बच्चे जिस तरह मैंने ये फॉर्मूला बनाया ना, पूरे फिजिक्स में इसी तरह से फॉर्मूले बनते हैं। आप में तो जितने लोगों ने फॉर्मूलों के रट्टे मारे हुए, कोई ज़रूरत नहीं होती है फॉर्मूले, किसी भी फॉर्मूले के रट्टे मारने की। सारे फॉर्मूले आपके इसी तरीके से बनते हैं और मैंने तरीका आपको सिखा दिया इसके अंदर भी। लो भाई एक जो है हम बाज नहीं आ रहे कि हम एक अच्छा सा डब्बा बना दें कि सर खुश हो जाएंगे। आहा ज़बरदस्त हो गया, ठीक है। चलो अब मेरा बेटा ये हमारे पास बन गया, ठीक है। अब आप नोट करो, आगे देखते हैं इसके अंदर। अब वैल्यूज प्लेस करनी है। लेंथ ऑफ द वायर हो गया 2 टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि पहले लेंथ L थी, अब कितनी हो गई 2L, और एरिया हो गया 1/2 द ओरिजिनल वैल्यू। तो एरिया पहले A था, अब एरिया क्या हो गया जनाब A/2।
रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बिकम, पहले मान लेते हैं रेजिस्टेंस आर थी, अब नई रेजिस्टेंस हो गई आर प्राइम, और हमें आर प्राइम का वैल्यू चाहिए, देखते हैं क्या होता है भैया। वैल्यू पुट करो यहाँ पे लाके, R1 पुरानी रेजिस्टेंस, R2 नई रेजिस्टेंस, L1 पुरानी लेंथ, L2 नई वाली लेंथ 2L हो गई, A2 नया एरिया A/2 हो गया, पुराना एरिया A हो गया। भाई साहब जो कुछ आपको मरते नजर आ रहा है आप उसको मार दीजिए आंखें बंद करके, L से L गया, A से A गया, सही है भाई। क्या हुआ यहाँ पे, R डिवाइडेड बाय R प्राइम विल बी इक्वल टू, ये 2 से 2 कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये 2 भी डिनोमिनेटर में है, ये 2 भी डिनोमिनेटर में, तो ये बन जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया 4 हो गया ना भाई, ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो जनाब वाला R प्राइम विल बी इक्वल टू 4R, यानी कि जो नई रेजिस्टेंस है वो पहले के मुकाबले में 4 गुना तक बढ़ जाएगी। चलें जी अगला क्वेश्चन, इफ अ चार्ज पार्टिकल इंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल, अब कैसे दाखिल हो रहा है भाई, पैरेलल पे दाखिल हो रहा है। पैरेलल का मतलब क्या है भाई, थीटा 0 डिग्री है। इट विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स साउथ, मूव इन अ सर्कुलर पाथ, तो जनाब सी है मूव स्ट्रेट। अब देखो बच्चे इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि जब कभी भी आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता हुआ किसी मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है दैट इज गिवन बाय F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। अब आपके पास ये जो साइन थीटा का फैक्टर है, जब कभी भी थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा या जब कभी भी थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होगा तो मेरा बेटा ऑटोमेटिकली ये फोर्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ऐसे ही है ना भाई। अच्छा अब सुनते चलना, इस सवाल से आप बहुत कुछ सीखोगे। देखो 0 हो जाएगी, रीजन आपको समझ में आ गया क्योंकि मेरा बेटा साइन 0 डिग्री भी 0 होता है और साइन 180 डिग्री भी 0 होता है। यानी कि पहली बात तो हमें यह समझ में आती है, चार्ज अगर कभी भी पैरेलल टू द फील्ड दाखिल होगा या कभी भी एंटी पैरेलल टू द फील्ड दाखिल होगा, इन दोनों केसेस के अंदर चार्ज के ऊपर फोर्स नहीं लगेगी। ये जो फोर्स है ना मेरा बेटा, ये होती है डिफ्लेक्टिंग फोर्स। कैसी फोर्स है, डिफ्लेक्टिंग फोर्स। डिफ्लेक्टिंग फोर्स का काम होता है चार्ज को डिफ्लेक्ट करना, डिफ्लेक्शन लेकर आना। सर डिफ्लेक्शन क्या है, एक मिसाल से समझते हैं। ये आ गया हमारा रूलर, मान लो कि भाई ये था चार्ज का एक्चुअल पाथ, ये था चार्ज का एक्चुअल पाथ, ठीक है। अब क्या होता है, चार्ज दाखिल होता है, अब चार्ज दाखिल हुआ, अब मेरा बेटा अगर इसके ऊपर डिफ्लेक्टिंग फोर्स लग रही होती तो ये किसी ना किसी डायरेक्शन में क्या हो जाता, इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाता। ये देखो ये चार्ज क्या हो गया, ये चार्ज आपके पास डिफ्लेक्ट हो गया अपने ओरिजिनल, ये मान लो ओरिजिनल पाथ था जिस डायरेक्शन में इसको फेंका गया था, लेकिन इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगी। अच्छा मिसाल दे रहा हूं, इस सवाल में फोर्स नहीं लग रही, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि अगर फोर्स लगेगी तो चार्ज का पाथ क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। आप बोलो सर हमेशा नीचे जाएगा, नहीं, कोई लाजमी नहीं है, वो किस डायरेक्शन में जाएगा ये तय करेगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है। उसके लिए हमारे पास लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों तरह के फिल्मिंग रूल्स होते हैं, या राइट हैंड पाम रूल होता है या राइट हैंड स्क्रू रूल होता है। दूसरी बात आपने ये जहन में रखनी है कि जब मेरा बेटा अभी वाला केस हमारे पास कौन सा है, अभी वाले केस के अंदर जो डिफ्लेक्शन फोर्स है वो कितनी है मेरे बच्चे, 0 है, यानी कि चार्ज के ऊपर कोई डिफ्लेक्शन फोर्स एक्ट नहीं कर रही। जब कोई डिफ्लेक्शन फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो क्या होगा, तो मेरा बेटा चार्ज स्ट्रेट लाइन में जाएगा। भाई डिफ्लेक्शन फोर्स का काम था चार्ज को अपने रास्ते से हटाना, अब डिफ्लेक्शन फोर्स ही नहीं लग रही तो चार्ज कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा। आगे कहते हैं द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज सेम एज दैट ऑफ, अब देखो वो सारे बच्चे मेरा बेटा जिनको ये लगता है, हालांकि मैं कई दफ़ा इसी चैनल पे अपना सिलेबस एमडी कैट का एक्सप्लेन करते हुए बता चुका हूं कि आपने चैप्टर 1 मेजरमेंट्स वाला पढ़ना है। अब जितने बच्चों ने चैप्टर 1 पढ़ा है, और ये पेपर नम्स 2023 का पेपर है, ठीक है, मतलब मैंने घर में नहीं बनाया, नम्स वालों ने पेपर बना के दिया। ये डायमेंशन का ताल्लुक किससे होता है बच्चे, यूनिट से होता है। अब चूंकि जिन दो क्वांटिटीज की यूनिट सेम होगी उसकी डायमेंशन सेम होगी, तो देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है बच्चे, टेस्ला होती है, ठीक है, टेस्ला होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है, या आपके पास आप निकाल सकते हो F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा से भी निकाल सकते हो, और वहां से आएगी न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर्स होती है भाई, तो ये तो टेस्ला के बराबर नहीं है। मैंने बोला था वेबर पर मीटर स्क्वायर है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, वेबर नहीं होता। अच्छा वर्क डन की यूनिट तो जूल होती है, मैग्नेटिक फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। देख लो भाई यही बचता है आपके पास आंसर, ठीक है। अच्छा ऊपर वाले सवाल में भी एक चीज जो मैं बताना भूल गया था, आप देखो कभी कभार ऐसा होता है ना बच्चे, कोई एमसीक्यू ऐसा आ जाता है कि जिसमें आपको आंसर समझ में ही नहीं आ रहा होता। आप क्या करो, ऑड मैन आउट कर लो, आप देखोगे कौन सा आंसर नहीं हो सकता। देखो ए बी और डी ऑड मैन आउट से निकल गए, क्यों, देखो डिफ्लेक्टेड टुवर्ड नॉर्थ और डिफ्लेक्टेड टुवर्ड साउथ,
ये तब पॉसिबल था जब ये आपको सवाल में ये बात बता देता कि मेरा बेटा चार्ज अभी राइट पे जा रहा है, या चार्ज अभी लेफ्ट में जा रहा है, या चार्ज ऊपर से नीचे आ रहा है, या नीचे से ऊपर जा रहा है, अंदर से बाहर जा रहा है, या बाहर से अंदर आ रहा है। सिमिलरली ये भी आपको बताता कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। भाई ये सारी बातें हमें पता होती तभी तो हम फिल्मिंग रूल या राइट हैंड पाम रूल यूज करते, ठीक है। अभी उसने ऐसी कोई बात नहीं करी। जब ऐसी कोई बात नहीं करी तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता और ये भी नहीं हो सकता। अब मूव इन अ सर्कुलर पाथ क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि मूव इन अ सर्कुलर पाथ तब होता है जब वो परपेंडिकुलर दाखिल होता है। इसने क्लियर कट क्या कहा है, कैसे दाखिल हो रहा है? पैरेलल में। तो भाई एक ही आपके पास सही आंसर बचता है, दैट इज मूव स्ट्रेट। इसके अंदर भी आप देखो ऑप्शन एलिमिनेशन पे जाओ, भाई इसका यूनिट पता है वेबर है, इसका पता है जूल है, इसका पता है न्यूटन है, भाई एक यही बचता है, ठीक है। तो इसका यूनिट वही होने वाला है जो कौन सा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट है। अच्छा चलो अगला सवाल भी आ गया, वेबर इज द यूनिट ऑफ द मेजर ऑफ। तो भैया वेबर किसका यूनिट है? अभी पढ़ के आए हैं थोड़ी देर पीछे, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है, ठीक है। बाकियों के यूनिट भी देख लीजिए, क्या पता कभी काम आ जाए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट निकालना है तो भाई फॉर्मूला लिख लो, फाई इज इक्वल टू ई डेल्टा ए कॉस थीटा, यही फॉर्मूला है ना भाई साहब। तो जनाब ई की जगह पे क्या आएगा? न्यूटन पर कूलम, ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। डेल्टा ए क्या है भाई? मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है जनाब? एम्पेयर है। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस के मेरा बेटा आपके पास 3 यूनिट होते हैं। एक तो होता है ओम इनवर्स जो कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस की वजह से है, एक होता है मोह, ये उल्टा ओम बना हुआ है, एक होता है साइमेंस या सीमेंस। ये सारे यूनिट कंडक्टेंस के ध्यान में रखिएगा। लेंजेज लॉ इज ऑल्सो द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लेंजेज लॉ किसकी कंजर्वेशन है? एनर्जी की ही कंजर्वेशन है। इसी से भाई एक चीज और ध्यान में रखिएगा, लेंजेज लॉ भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, और जो फेरेडे का लॉ है वो भी क्या है? एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहीं से एक और सवाल भी पूछता है कि लेंस का लॉ आप किस लिए इस्तेमाल करते हो? तो जहन में रखिएगा बच्चे के लेंस का लॉ आप इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए इस्तेमाल करते हो। लेंस का लॉ इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए यूज करते हैं। अब कैसे करते हैं उसका पूरा तरीकाकार है कि अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल में से नॉर्थ पोल करीब जा रहा है तो वहां पे नॉर्थ पोल बनेगा ताकि वो नॉर्थ को रिपेल करे। नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो वहां पे साउथ पोल बनेगा कि साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करे, और वहां पे जो पोल बन रहा होता है उसकी बेसिस पे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज करंट डिफाइन हो रहा होता है। ये सारे लेक्चर्स एमडीकेट की प्लेलिस्ट में अपलोड हुए हुए हैं, आप उसको देख सकते हो, ठीक है बच्चे। चलो सवाल आ गया, इन फिल्मिंग्स राइट हैंड रूल द फर्स्ट फिंगर इंडिकेट्स। अच्छा बच्चे, जो आपका फिलामेंट का राइट हैंड रूल होता है ना, उसमें देखो इस तरह से होता है, एक होता है आपका अंगूठा, एक होती है आपकी फर्स्ट फिंगर, और एक होती है आपकी मिडिल फिंगर। समझिएगा, ये है मेरा बेटा आपका थंब, ठीक है। थोड़ा सा अजीब बेहुदा सा बन रहा है लेकिन आपने जज्बात समझने हैं और डायग्राम पे नहीं जाना, ठीक है। अब अपने हाथ को ना सबसे पहले आप ये कर लेना और दरवाज़ा बंद कर लेना, घर वाले वरना समझेंगे आप अखरोट हो गए हो, ठीक है। तो आपकी जो 3 उंगलियां हैं ना वो इस तरह से होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर थंब आपकी छत की तरफ है, फ्रंट फिंगर जो फर्स्ट फिंगर है वो आपकी सामने दीवार की तरफ पॉइंट कर रही है, और आपकी मिडिल फिंगर कहाँ जा रही है? उल्टे हाथ की तरफ जा रही है। जब आप ऐसे करोगे तो आपका ये जो रूल है ना भाई, ये याद रखना बहुत आसान है। ये रूल है FBI, FBI, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं है। एफ से मुराद फोर्स, बी से मुराद मैग्नेटिक फील्ड, आई से मुराद करंट। तो अब देख लो भाई, इन फिल्मिंग्स राइट हैंड रूल द सेकंड फिंगर मेरा बच्चा ये कह रहे हैं मिडिल फिंगर को, क्योंकि फर्स्ट फिंगर तो जाहिर है ये फर्स्ट वाली, मैंने खुद भी उसे फर्स्ट ही कहा था भाई। तो आपकी जो सेकंड फिंगर है वो क्या शो करती है? सेकंड फिंगर शो करती है मेरे बच्चे इंड्यूस करंट को। सेकंड फिंगर किसे शो करती है बच्चे मेरे? इंड्यूस करंट को शो करती है आपकी सेकंड फिंगर। अगर फर्स्ट फिंगर पूछता तो वो मैग्नेटिक फील्ड को करती है, और अगर थंब पूछता तो मेरा बेटा वो फोर्स को करती है। सही हो गया? बस इतनी सी बात थी, हो गया। चलो, जिस डायरेक्शन में करंट होगा उसी डायरेक्शन में आपके पास पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी भी होगी, ध्यान में रखिएगा। ये मुझे ऑप्शन डी देख के भी याद आया भाई। देखो ना, करंट जिस डायरेक्शन में होगा, करंट क्या होता है बच्चे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, Q/T होता है ना। तो करंट की जो डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में आपके चार्जेस फ्लो कर रहे होंगे। कौन से चार्जेस? पॉजिटिव चार्जेस। सर करंट तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। तो मेरा बेटा ये कौन सा करंट है? ये जिस करंट की हम बात कर रहे हैं ये कन्वेंशनल करंट है। अपने पास कॉपी में नोट कर लेना, ये जितने भी आपके रूल्स हैं, फिल्मिंग का राइट हैंड रूल,
या लेफ्ट हैंड रूल या स्क्रू रूल या पाम रूल, ऑल दीज रूल्स आर डिफाइंड फॉर पॉजिटिव चार्जेस। तो सर क्या नेगेटिव चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो उस पर फोर्स नहीं लगेगी? मेरा बेटा फोर्स लगेगी। तो फिर उसको निकालने का तरीका कार क्या है? तरीका ये है कि आप पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स निकालो और उसको उल्टा कर दो। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास, मिसाल दे रहा हूँ, एक पॉजिटिव चार्ज दाखिल हुआ, इस पर फोर्स ऊपर लग रही है, मिसाल दे रहा हूँ। अगर एक नेगेटिव चार्ज यहीं पे दाखिल होगा तो इस पे फोर्स कहाँ लगेगी? नीचे लगेगी। तो आप पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स निकालो, नेगेटिव चार्ज के लिए उसे उलट दो, आपका मसला हल हो जाएगा। आगे कहते हैं अ करंट जनरेटर इज अ डिवाइस। तो भाई बकरी सा क्वेश्चन है। करंट जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता हैगा। अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। तो भाई ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने वाली डिवाइस यहाँ पे डायोड है। और जहन में रखिएगा मेरा बेटा, वो डिवाइस जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करे उसको रेक्टिफायर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? रेक्टिफायर। अच्छा, अब यहां पे ना एक कॉन्सेप्ट अपना और सीधा कर लीजिएगा। बहुत सारी आवाम को ना ऑल्टरनेटिंग और डायरेक्ट करंट का मतलब ही नहीं पता होता, ठीक है? अब बच्चे मतलब सीख लिएगा, कोई परेशानी नहीं है, हम सब सीखने वाले हैं। नहीं पता तो भाई अब सीख लीजिए। देखो ये मेरा बेटा, अच्छा ये मजेदार नहीं कलर लग रहा मुझे, कलर चेंज करते हैं, इससे देखते हैं। देखो ये है मेरा बेटा आपके पास ऑल्टरनेटिंग करंट। आप बोलोगे सर ये तो मुझे भी पता था। इसमें खास बात क्या है? ये कुछ टाइम पॉजिटिव है, कुछ टाइम नेगेटिव, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव है। गोया कि ये आपके पास बायपोलर करंट है। कैसा है ये? बायपोलर करंट है, ठीक है? अब गौर से देखो, अब मेरे बच्चे अगर मैं यहां पे वापस ये बनाऊं, देखो ये मेरा बेटा आपके पास क्या अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है? नहीं। आप देखो ये यहां भी पॉजिटिव था, ये यहां भी पॉजिटिव है। भाई पॉजिटिव से क्या मुराद है? पॉजिटिव से मुराद है कि लेट से यहां पे आपने करंट लिया हुआ और ये टाइम का एक्सिस है, तो भाई करंट की सारी वैल्यूज पॉजिटिव है ना। यहां पे भी करंट और टाइम ले लेते हैं। वोल्टेज भी होता है, ऑल्टरनेटिंग जो क्वांटिटीज होती है उसमें वोल्टेज भी होता है, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब आप देखो यहाँ पे करंट की सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, यहाँ पे देखो पॉजिटिव भी थी, नेगेटिव भी थी, पॉजिटिव भी थी, नेगेटिव भी थी। तो मेरा बेटा ये आपके पास जो है ना, ये आपके पास डीसी करंट है, ठीक है? डीसी करंट क्या होता है? यूनिपोलर करंट को आप कहते हो डीसी करंट। यूनिपोलर करंट क्या है? डीसी। सर क्या सिर्फ पॉजिटिव होगा? नहीं, सिर्फ नेगेटिव भी हो सकता है। क्या मतलब सर? बना के दिखाएं जरा। भाई मान ले आपके पास यही चीज अगर मैं दोबारा ड्रॉ करूं, रीड्रॉ कर रहा हूं, समझिएगा जरा। अब मेरा बेटा अगर मैं इसको देखता हूं, ये देखो इधर, ये आया ऐसे, ये आया ऐसे। अब देख रहे हो ये सारी वैल्यूज क्या चल रही हैं? नेगेटिव चल रही हैं। ये भी मेरा बेटा क्या है? डीसी है। ऊपर वाला भी क्या है? डीसी है। अब बच्चे को ना जो एक गलत फहमी होती है ना, वो गलत फहमी आप अपने पास दूर कर लीजिएगा। वो गलत फहमी ये होती है, बच्चे को लग रहा होता है ये वापस आई और टी का एक्सिस है। बच्चे को लग रहा होता है कि भाई ये है एक डीसी करंट, ये जो बिल्कुल सीधी 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 लकीर जा रही है ना आई और टी के बीच में, ये भी आई और टी है। बच्चे को लगता है ये डीसी है। बेटे दो ये सारे डीसी हैं, ये भी डीसी है, ये भी डीसी है, ये भी डीसी है। सर तो सब में फर्क क्या है? हाँ अब फर्क समझ लो जरा। मेरा बेटा ये जहां पे आपको ये पल्सेस नजर आ रही है ना, ये वाला कहलाता है पल्सेटिंग डीसी। क्या कहलाता है भाई? ये कहलाता है पल्सेटिंग डीसी। और ये वाला कहलाता है मेरा बेटा स्मूथ डीसी, के जिसके अंदर कोई रिपल्स नहीं है, कोई पल्सेस नहीं है। तो ये कहलाता है आपका क्या? स्मूथ डीसी। ये कैपेसिटर को देख के मेरे जहन में आई थी ये सारी बातें। कैपेसिटर जो है ना मेरा बेटा, इसका काम होता है रिपल्स को मिनिमाइज करना, रिपल्स को मिनिमाइज करना। यानी कि वंस ऑल्टरनेटिंग करंट आपका डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट हो गया, अब इसमें पल्सेटिंग है, पल्सेस मौजूद हैं, अनवांटेड पल्सेस हैं, जिसको आपने खत्म करना है, तो उसके लिए हम कैपेसिटर यूज करते हैं। तो कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग की मदद से व्हाट डू वी डू स्कूबी डू हम क्या करते हैं? इन पल्सेस को खत्म कर रहे होते हैंगे। आगे देखो, द कन्वर्जन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड, चलो फिर से वही सवाल आ गया, रेक्टिफिकेशन। कभी कभार आपसे रिवर्स क्वेश्चन भी पूछता है, डायरेक्ट करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करना, ये क्या है भाई? ये मेरा बेटा आपके पास होता है इन्वर्जन, ठीक है? हमारे घरों में यूपीएस लगे होते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं? इन्वर्टर वो डिवाइस है जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करती है। आप में से किसी के आगे पीछे आजू बाजू किसी घर में सोलर पैनल लगा हुआ है, अगर आपके अपने घर में लगा हुआ है, तो सोलर पैनल में देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट कौन सा होता है? सोलर पैनल के साथ सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करता है? डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है।
जो जो ऊपर सोलर प्लेटें लगी होती है ना, वो डायरेक्ट करंट बनाती हैं, उनको एसी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपके घर में तो एसी सप्लाई यूज होती है। अब देखो, इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन डैश डायोड्स आर यूज्ड। अब देखो मेरा बेटा, ये वाला जो सवाल है ना, ये सवाल सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था नम्स 2023 का, जब ये आया था। वजह मतलब पिछले साल ही आया था। वजह ये है कि बच्चों ने ज्यादातर लगाया 4, तो ये हो गया मेरा बेटा रॉन्ग आंसर। वजह, जब कभी भी डायोड का टॉपिक मैं पढ़ाता हूं या कोई भी टीचर पढ़ाता है, तो वो आपको लाजमी बताता है कि मिनिमम नंबर ऑफ डायोड जो चाहिए ना फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए, वो कितने हैं? 2 हैं। अगर मेरा बेटा आपके पास एक डायोड है, गौर से सुनिएगा, अगर आपके पास एक डायोड है तो ये क्या करेगा? हाफ वेव को अलाउ करेगा। अब इस डायोड के सर्किट में कनेक्शन पे डिपेंड करता है कि वो हाफ वेव कौन सी है, पॉजिटिव हाफ अलाउ कर रहा है या नेगेटिव हाफ अलाउ कर रहा है। ये भी एक गलत फहमी है, बच्चे को लगता है कि हमेशा पॉजिटिव हाफ को ही अलाउ करेगा, कोई लाजमी नहीं है भाई। डायोड को अगर आपने ऐसे लगाने के बजाय उल्टा लगा दिया तो ये नेगेटिव हाफ को अलाउ करना शुरू हो जाएगा। भाई सीधी सी बात है ना, कि डायोड सर्किट में कनेक्ट कैसे हुआ भाई, वो तो इस पर डिपेंड करता है कि पॉजिटिव हाफ अलाउ हो रहा है या नेगेटिव हाफ अलाउ हो रहा है। तो जहन में रखिएगा, अगर आप एक सर्किट बनाते हो, उस सर्किट के अंदर 2 डायोड लगाते हो, और वो 2 डायोड इस फैशन में लगे हुए हैं कि आधा टाइम एक कंडक्ट करता है, आधा टाइम दूसरा कंडक्ट करता है, तो जब आधा टाइम एक कंडक्ट करेगा तो एक हाफ साइकिल अलाउ हो जाएगा, आधा टाइम दूसरा कंडक्ट करेगा, दूसरा हाफ साइकिल अलाउ हो जाएगा। तो आपके पास मिनिमम 2 डायोड्स चाहिए फॉर फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अब आप बोलोगे सर ब्रिज रेक्टिफायर भी तो होता है। हाँ, ब्रिज रेक्टिफायर में हम 4 डायोड लगाते हैं, वो ब्रिज रेक्टिफायर की कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, ध्यान में रखिएगा। लेकिन मिनिमम 2 डायोड्स में आपकी फुल वेव रेक्टिफिकेशन हो जाती है। फुल वेव रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या है कि मान लो आपके पास ना ऐसे एक ऑल्टरनेटिंग साइकिल आ रहा है। अब फुल वेव रेक्टिफिकेशन ये है कि ये वाला जो साइकिल है, इसको भी डायोड पास करे और इसको भी डायोड पास करे। तो जाहिर सी बात है आपको मिनिमम 2 डायोड चाहिए होंगे। वो 2 डायोड क्या करेंगे? एक डायोड पॉजिटिव हाफ को अलाउ करेगा, एक डायोड नेगेटिव हाफ को अलाउ करेगा, और नतीजे में आपके पास फुल वेव रेक्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट अचीव हो रहा होगा। तो ध्यान में रखिएगा, मिनिमम नंबर ऑफ डायोड्स रिक्वायर्ड फॉर द फुल वेव रेक्टिफिकेशन इज 2। आगे कहते हैं मेरे बच्चे, द टाइम टेकन फॉर हाफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप टू डीके इज कॉल्ड हाफ लाइफ। वो टाइम जिसके अंदर आधा पेरेंट सैंपल डॉटर में कन्वर्ट हो जाए तो क्या है भाई? हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का फॉर्मूला भी ध्यान में रखिएगा, 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा क्या है मेरा बेटा? डीके कांस्टेंट है, जो कि नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल को बताता है। आपका एग्जामिनर भी कितना अच्छा है, एक जैसे सवाल जो है ना वो लाइन से देता है, ताकि आपको ना दिमाग आगे पीछे करने की टेंशन ही ना हो। आगे कहते हैं, एक 32 ग्राम का रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो डीके हुआ एंड रिमेन्स 2 ग्राम आफ्टर 60 डेज। व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ दिस रेडियो एक्टिव एलिमेंट? अब देखो बच्चे, इसको करने के ना 2 तरीके, एक मुश्किल वाला है और एक आसान वाला है। मैं बिल्कुल सिंपल वाले तरीके से आपको ये करके दिखा रहा हूं। देखो, शुरू में कितना था भाई? ये 32 ग्राम था, और आपने इसको ऑब्जर्व किया 60 दिन के लिए। 60 दिन के बाद ये रह कितना गया? 2 ग्राम रह गया। अब आपको एक बात पता है, हाफ लाइफ आपने निकालनी है। हाफ लाइफ क्या है? वो टाइम जिसमें आधा पेरेंट एलिमेंट डॉटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो गोया जब पहली हाफ लाइफ गुजरी होगी तो मेरा बेटा ये 16 ग्राम बच गया होगा। भाई आधा कन्वर्ट हो गया ना, तो 32 में से 16 ग्राम डीके हो गया, 16 ग्राम बच गया। फिर हाफ लाइफ गुजरी होगी तो 16 ग्राम का आधा, यानी कि 8 ग्राम बचा होगा। अच्छा, एक चीज ध्यान में और रखिएगा, ये नहीं होगा कि पहली हाफ लाइफ में ये 16 ग्राम खर्च हुआ, अगली में फिर 16 खत्म हुआ, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। जहन में रखिएगा, हर हाफ लाइफ के स्टार्ट में जितने पेरेंट एलिमेंट है उसके आधे डिके होंगे। जब हम इस यहां की बात करते हैं तो टोटल एलिमेंट्स की अवेलेबिलिटी कितनी थी? 32 ग्राम, तो आधे डिके हो गए, 16 ग्राम बच गया। अब देखो, जो अगली हाफ लाइफ, ये थी फर्स्ट हाफ लाइफ। अब सेकंड हाफ लाइफ के स्टार्ट में कितनी अवेलेबिलिटी है? 16 ग्राम की, तो 16 का आधा डिके होगा, यानी 8 ग्राम बचेगा। अब थर्ड हाफ लाइफ के शुरू में कितने हैं भाई? थर्ड हाफ लाइफ के शुरू में कितने हैं? 8 ग्राम, 8 का आधा यानी 4 ग्राम बचेगा। अब फोर्थ हाफ लाइफ के शुरू में कितने हैं भाई? 4 ग्राम, तो 4 का आधा यानी कि 2 ग्राम हो गया। फिर देख लो, आप नोट करो, आपको यह बात नजर आ रही है कि 4 हाफ लाइफ गुजरी हैं। पहली हाफ लाइफ गुजरी तो 16 ग्राम रह गया, अगली हाफ लाइफ गुजरी तो 8 ग्राम रह गया, अगली हाफ लाइफ गुजरी तो मेरा बेटा 4 ग्राम रह गया, उससे अगली हाफ लाइफ गुजरी 2 ग्राम रह गया। गोया 1 2 3 4 हाफ लाइफ गुजरी है।
अब टोटल डेज आपने कितने ऑब्जर्व किए थे? आपने ऑब्जर्व किया 60 डेज। तो मैं कह सकता हूं 4 हाफ लाइफ जो था इनको जोड़ने पे बन रहा था 60 दिन। भाई ऐसे ही है ना, आपने 60 दिन ऑब्जर्व किया और 60 दिन में कितनी हाफ लाइफ गुजर गई? 4 हाफ लाइफ गुजर गई। अब आपको हाफ लाइफ का वैल्यू चाहिए भाई, 4 वहां मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे जाके आप उसे क्या करो, डिवाइड कर दोगे, सिंपल हो गया। बस क्या आंसर आता है? 15 डेज आता है। बिल्कुल आसान करके कर दिया इसको हमने। वरना इसका एक तरीका वो भी होता है कि अमाउंट लेफ्ट इज इक्वल टू 1/2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय n0, एक तरीका वो भी था। अब उसके अंदर फिर क्या होता है कि भाई आप इसको 2 से इक्वेट करते तो 2/32, उससे भी आप कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप में से किसी ने वो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ये फॉर्मूला भी पढ़ाया जाता है, मैं भी पढ़ाता हूँ, बाकी सब टीचर भी पढ़ाते होंगे। अमाउंट लेफ्ट इज इक्वल टू 1/2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय n0। अब n0 की जगह आप रखते भाई 32 ग्राम, अमाउंट लेफ्ट की जगह पे आप रखते भाई 2 ग्राम, n यहाँ पे होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ, इसको वहां लेकर आते, ये बन जाता है आपके पास मेरा बेटा 1/16, उसको लिखते 1/2 की पावर 4, बेसिस सेम थी, इक्वेट करते, n का वैल्यू क्या आता? 4 आता, 4 हाफ लाइफ थी, 60 को 4 से डिवाइड करते, 15 डेज आंसर आ जाता। तो वो भी सही है, मैंने आसान करके बता दिया, ये मानते हुए कि हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो जिसने ये न्यूमेरिकल पहली बार देखा हो। ठीक है, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मैकेनिक्स का। इफ द कार इज स्लोइंग डाउन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, पहले तो यहां एक्सिस बना लेते हैं भाई, देखो चलो। अब मेरा बेटा ये हो गया अपने पास ओरिजिन, ये हो गया जनाब हमारे पास ओरिजिन ओ, ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये है मेरा बेटा क्या? नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हो गया अपने पास नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब है क्या मेरा बेटा? अब अपने पास एक कोई गाड़ी है, समझिएगा, मैं गाड़ी भी यहां बना के दिखा देता हूं आपको। ये मेरा बेटा एक गाड़ी है, ये क्या कर रही है? इज स्लोइंग डाउन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, स्लोइंग डाउन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। अच्छे से ना सवाल को एनालाइज करो, क्या कह रही है गाड़ी जो है ना, इस डायरेक्शन में जा रही है और इस डायरेक्शन में जाते जाते गाड़ी क्या हो रही है भाई? स्लो हो रही है। अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में स्लो हो रहा है तो इसका एक ही मतलब है, क्या? कि भाई इसके ऊपर जो अनबैलेंस फोर्स लग रही है वो इससे उल्टी डायरेक्शन में लग रही है ये। क्योंकि भाई अगर ऑब्जेक्ट स्लो हो रहा है तो इसका मतलब इसका मोशन क्या हो रहा है? रिटार्डेड मोशन हो रहा है। रिटार्डेड मोशन कह सकते हो या डीसेलरेटेड मोशन कह सकते हो। इसका मोशन क्या हो रहा है? रिटार्ड हो रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? रिटार्डेशन आ रही है ना भाई। भाई स्लो का मतलब क्या है? हर गुजरते लम्हे के साथ इसकी वेलोसिटी कम हो रही है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है और फाइनल वेलोसिटी कम है। तो भैया जब आप इसके अंदर डेल्टा वी निकालोगे तो डेल्टा वी क्या आएगा? नेगेटिव आ जाएगा ना उठ के। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब फोर्स कहां लग रही है? सीधे हाथ की तरफ लग रही है। और आपको यह बात पता है कि जिस सिम्प में फोर्स होती है उसी सिम्प में एक्सेलरेशन होती है। भैया न्यूटन का कानून नंबर 2, F इज इक्वल टू ma, यानी कि फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर पैरेलल। तो पढ़ो सवाल, इफ द कार इज स्लोइंग डाउन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस देन एक्सेलरेशन विल बी अलोंग, एक्सेलरेशन किसके अलोंग होगी? एक्सेलरेशन होगी जनाबे वाला पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। एक्सेलरेशन विल बी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब यहां पे ना जरा एक चीज और कर लेना, सुनना गौर से और सोचना, ये आपके लिए ना एक आई ओपनर होगा। वो सारे बच्चे जिनको आज तक ये बात पढ़ाई गई है कि जनाब पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि वेलोसिटी बढ़ रही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि वेलोसिटी कम हो रही है। तो इस सवाल ने नम्स के 2023 के इस क्वेश्चन में, अच्छा ये आंसर की आप नम्स की 2023 की वेबसाइट से भी वेरीफाई कर सकते हो, यही आंसर की है जो बता रहा हूं। ठीक है, जितने बच्चों को यह पढ़ाया गया कि भाई पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी का बढ़ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी का कम होना या रिटार्ड होना बॉडी का, तो ये कतई गलत कॉन्सेप्ट है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का सिर्फ मतलब है प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग, क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है। यूजुअली जो बुजुर्गाने फिजिक्स हैं वो पॉजिटिव एक्स को प्लस लेते हैं, नेगेटिव एक्स को माइनस लेते हैं। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का सिर्फ ये मतलब है कि प्लस एक्स के अलोंग फोर्स लग रही है अनबैलेंस वाली और प्लस एक्स के अलोंग एक्सेलरेशन है। अब वो बॉडी को एक्सेलरेट कर रहा है या रिटार्ड कर रहा है वो तो एक अलग बहस है। यही वाली बॉडी अगर मान लो पॉजिटिव एक्स के अलोंग चल रही होती, समझो इसके अलोंग वेलोसिटी होती और मैं फोर्स इसी के अलोंग लगाता, फोर्स भी यहां लगाता तो एक्सेलरेशन भी यहां आती। इस केस में ये वाली बॉडी क्या होती? ये वाली बॉडी एक्सेलरेट करती, इसकी वेलोसिटी बढ़ती। लेकिन अब ये वाली जो बॉडी थी
ये क्या कर रही है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है। अब जब मैं फोर्स यहां लगा रहा हूं, इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, तो एक्सेलरेशन यहां आ रही है, ये वाली बॉडी क्या हो रही है, डीसेलेरेट हो रही है। तो गोया पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज कॉजिंग द बॉडी टू रिटार्ड, टू स्लो इट डाउन, समझिएगा। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कैन एक्सेलरेट एज वेल एज डीसेलरेट द बॉडी। बहुत सारे बच्चों को तो आज ये पहली बार बात पता चलेगी, लेकिन अगर आपने इसको मजीद पढ़ना हो तो केपीके बोर्ड की जो किताब है, जो फेडरल बोर्ड में भी चलती रही है अब से 5 महीने पहले तक, अब तो नेशनल बुक फाउंडेशन की किताब आ गई है, उसमें बड़ा अच्छे से उन्होंने डायग्राम बना के ये वाला पॉइंट समझाया हुआ है, तो उसको लाजमी देखें आप। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही करके जाओ पेपर में, ठीक है। और फिजिक्स में कोई रट्टा नहीं है। अगर आपको लगता है फिजिक्स में रट्टा है तो गलती कर रहे हो। अगर यही सवाल ऐसे होता, इफ द कार इज एक्सेलरेटिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस देन द एक्सेलरेशन विल बी अलोंग, भाई अगर यही कार फास्ट हो रहा होता, यानी कि इसकी वेलोसिटी बढ़ रही होती, एक्सेलरेट कर रही होती, तो इसका मतलब फोर्स भी इसी सिम में लग रहा होता, एक्सेलरेशन भी इसी सिम में आ रहा होता, क्योंकि डेल्टा वी फिर पॉजिटिव हो जाता। फिर आप कहते हैं एक्सेलरेशन कहां है, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। गोया नेगेटिव एक्सेलरेशन के पास ये सलाहियत मौजूद है कि वो बॉडी की वेलोसिटी को बढ़ा सकता है, कम भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है, ठीक है। कम कब करेगा, भाई आपके पास एक कोई मान लीजिए एक कोई गाड़ी है, वो इस डायरेक्शन में जा रही है, ये इसकी वेलोसिटी है, आप अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना शुरू हो जाओ, तो अब ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, क्योंकि नेगेटिव एक्स के लॉन्ग लग रही है, तो ये बॉडी का मोशन रिटार्ड कर देगा उठा के, ठीक है। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग द कर्व पाथ इज, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बेसिक सा क्वेश्चन है। अब देखो बच्चे, हमें ये बात पढ़ाई जाती है कि जब कभी भी कोई बॉडी किसी कर्व पाथ में घूम रही है, मान लो बॉडी यहां पर है, तो भैया इसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, हमें पता है ना, वो अलोंग द टेंजेंट होती है, जिसको हम टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं। बॉडी घूमते घूमते यहां पे आ गई तो टेंजेंशियल वेलोसिटी ऐसी हो जाएगी, पता है हमें ये सारी बातें तो अच्छे तरीके से। तो आप नोट करो, ये आपको वेलोसिटी कैसी नजर आ रही है, वेलोसिटी इज अलोंग द टेंजेंट, ठीक है, वेलोसिटी इज अलोंग द टेंजेंट। परपेंडिकुलर टू द स्लोप का यहां कोई मतलब नहीं बनता, पैरेलल टू द रेडियस हो नहीं सकती, क्यों भैया, ये देखो ये सेंटर है, सेंटर से ये हो जाएगा रेडियस, सही है, इसको आप कहते हो ना आपका पोजीशन वेक्टर है ये। आर और वीटी के दरमियान का एंगल कितना होता है भाई साहब, ध्यान में रखिएगा 90 डिग्री। अगर ये होता है ना टेंजेंशियल वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, तो ये भी सही ऑप्शन था। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर होता है, पैरेलल तो नहीं होता, एंटी पैरेलल भी नहीं होता। आगे, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, सारी एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो भैया मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑल आर कंजर्व। मोमेंटम तो भाई आपको पता है ऐसी जबरदस्त किस्म की ढीठ चीज है जो कि इलास्टिक हो या इन इलास्टिक दोनों कोलिजन में कंजर्व रहता है, ठीक है। तो अगर इन इलास्टिक कोलिजन का सवाल होता तो आप ठक करके मोमेंटम को कंजर्व करा देते, और इन इलास्टिक कोलिजन का सवाल कभी कभार एग्जामिनर ना एम्बेडेड सिस्टम से भी पूछता है। सर अब ये एम्बेडेड सिस्टम क्या है मेरा बेटा, वो सिस्टम जिसके अंदर 2 ब्लॉक होते हैं, मान लो ये एक ब्लॉक है और मेरा बेटा 2 ब्लॉक होते हैं या 2 बॉडीज होती हैं, ऐसे समझ लो। कोलिजन से पहले मेरे बच्चे 2 बॉडीज होती हैं, 2 बॉडीज होती हैं, और कोलिजन के बाद ये दोनों बॉडीज स्टिक कर जाती हैं और एक साथ मूव करना शुरू हो जाती हैं। तो ये कहलाता है मेरा बेटा एम्बेडेड सिस्टम कोलिजन। एम्बेडेड सिस्टम कोलिजन में आपके पास क्या होता है, एम्बेडेड सिस्टम कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन होता है, ध्यान में रखिएगा। आगे कहता है द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब देखो, अगर आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की तरफ जाते हो तो मेरे बच्चे इसके अंदर यहां पे हम टाइम लेते हैं और यहां पे हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकालूं तो डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये होता है मेरे बच्चे वेलोसिटी के बराबर, वेलोसिटी है इसका स्लोप, ठीक है। ये रहा। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज सेम फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स। तो बच्चे आपने जब भी कभी ऐसा सवाल आए, आपने एंगल्स को जोड़ के देखना है, वो एंगल जिनका सम 90 डिग्री है, वो एंगल जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री वो 2 एंगल होते हैं जिनको जोड़ने पे आंसर 90 डिग्री आता है। तो भैया वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपके पास उनके ऊपर आपकी रेंज क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है। जहन में रखिएगा ये बात, रेंज आपके पास सेम आती है फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है भैया। ये बात हम जहन में रखेंगे अच्छे तरीके से। सिवाय अगर आपको ऑप्शन में 0 डिग्री और 90 डिग्री दिया हो ना, तो ये आंसर आपका कभी भी नहीं हो सकता। डाउ यूनिवर्सिटी के एक पास पेपर में आपको ये वाला क्वेश्चन भी मिलेगा मेरे बच्चे। क्यों नहीं हो सकता ये सोचो।
सर क्या 0 और 90 को सम करने पे आंसर 90 नहीं आता? आता है, लेकिन फिर भी नहीं हो सकता। वजह यह है कि प्रोजेक्टाइल मोशन की बुनियादी शर्त होती है कि मोशन शुड बी इन 2 डायमेंशन। अब 0 डिग्री का मतलब यह है कि आपने बॉडी को फेंका बिल्कुल एक्स के अलोंग, तो ये प्रोजेक्टाइल ही नहीं हुआ। 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया? 90 डिग्री का मतलब हो गया आपने प्रोजेक्टाइल को फेंका बिल्कुल वाई के अलोंग, अब ये भी 2 डायमेंशन नहीं है। तो ये 0 डिग्री का मतलब भी 1 डायमेंशन है और 90 डिग्री का मतलब भी क्या है? 1 डायमेंशन। इसलिए यहां पे नहीं होगा। अगर ये ऑप्शन आए तो आपने एहतियात करनी है। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, तो मेरा बेटा जो आपके पास फोर्स का एक फॉर्मूला होता है, अनबैलेंस फोर्स का, बेसिकली ये न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। आपको एक मजेदार बात बताता हूं, जो अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। जो न्यूटन का एक्चुअल लॉ है ना, सेकंड लॉ, वो यही वाला है। ये तो F = m है, तो हमने वैसे ही निकाला हुआ है, ठीक है। वो एक केस के लिए वैलिड है, F = m है, वरना एक्चुअल जो न्यूटन का लॉ है ना वो यही वाला है, F = ये d/dt, और यहाँ पे आपके पास आता है m × v। ये एक्चुअल जो है ना भाई, वो न्यूटन का सेकेंड लॉ यही है, ठीक है, d/dt। या फोर्स, अनबैलेंस फोर्स कैन बी डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। यहीं से हम रोटेशनल मैकेनिक्स के अंदर फॉर्मूला भी निकालते हैं ना, अनबैलेंस टॉर्क = रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो आगे चल के अगर आप कभी अप्लाइड फिजिक्स वगैरह पढ़ते हो तो ये एक्चुअल फॉर्मूला F = d/dt × mv, एक्चुअल फॉर्मूला जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो यही वाला है, ठीक है भैया। खैर, तो अलग बहस हो गई, वो तो वापस आ जाओ। अब टी को मेरा बेटा अगर वहां फेंक देंगे तो डेल्टा पी क्या बन गया? डेल्टा पी आपके पास बन गया अनबैलेंस फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो भैया प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम = क्या? चेंज इन मोमेंटम। या ये चेंज इन मोमेंटम जो है ना बच्चे, आपके पास इम्पल्स के बराबर भी होता है, जहन में रखिएगा। ये न्यूटन का इम्पल्स थ्योरम है कि इम्पल्स = द चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। और यूनिट भी सेम होती है मोमेंटम की और इम्पल्स की, और डायमेंशन भी सेम होती है। At what point during the projectile motion is vertical component of velocity 0? तो भैया जी जहन में रखिएगा, आपके पास जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, अगर हम कोशिश करें बनाने की अपने प्रोजेक्टाइल मोशन को, तो मेरा बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर आपके पास सूरत हाल कुछ ऐसी होती है कि आपके पास जो काम के पॉइंट्स होते हैं ना, वो मेरे बच्चे, एक तो ये पॉइंट होता है, एक ये पॉइंट होता है और एक ये पॉइंट होता है। ये होता है आपका लॉन्च पॉइंट, ये होता है आपका टारगेट पॉइंट, या इसको आप लैंडिंग पॉइंट भी कहते हो, और ये होता है भाई साहब आपके पास पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो मेरा बेटा जो आपके पास पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट होता है, यहाँ पे ओवरऑल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल की मिनिमम होती है, लेकिन जीरो नहीं होती, मिनिमम होती है। मिनिमम क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो जाता है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? बचा हुआ होता है, v0 cos थीटा वाला। और इसमें से v0 क्या है? ये प्रोजेक्टाइल की मेरा बेटा इनिशियल जो भी थी यहाँ पे वो थी, और ये थीटा क्या था? थीटा मेरा बेटा आपके पास इनिशियल लॉन्च एंगल था, ठीक हो गया। तो हाईएस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी मिनिमम होती है, लेकिन जीरो नहीं होती है, जहन में रखिएगा। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 होता है, या आप यूं भी कह सकते हो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिल्कुल मिनिमम होता है एट द हाईएस्ट पॉइंट। और लॉन्च पॉइंट और टारगेट पॉइंट के ऊपर जो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी होती है वो क्या होती है मेरा बेटा? मैक्सिमम होती है, क्योंकि वहां पे वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है? मैक्सिमम होता है। ये वजह काइनेटिक एनर्जी भी लॉन्च पॉइंट और टारगेट पॉइंट में मैक्सिमम होती है। ये बच्चे मेरे पीछे आपको जो शोर आ रहा है, ये बेसिकली बारिश हो रही है, तो इससे परेशान नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 28, एन ऑब्जेक्ट हैज 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज द वर्क डन इन टर्म्स ऑफ हाइट? अब देखो मेरा बेटा, अब आपको एक बात पता है कि मान लीजिए आपके पास यहां पे एक कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है। अब मेरा बेटा अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाता हूं, लेकिन शर्त क्या है? बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके जाऊंगा, नॉन एक्सेलरेटेड मैनर में। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूं तो जितना मैं वर्क डन करूंगा अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड, और से सुनना, जितना मैं वर्क डन करूंगा मेरा बेटा अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड, ये सारा का सारा वर्क डन इसके अंदर क्या होगा? एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। बस शर्त क्या है? नॉन एक्सेलरेटेड मैनर में ऊपर लेके जाना है, बिल्कुल स्लोली आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके जाना है। वो इसमें स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ क्या? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब सवाल पढ़ें क्या लिखा हुआ है? एन ऑब्जेक्ट हैज 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ऑब्जेक्ट के पास 1 जूल है पोटेंशियल एनर्जी।
व्हाट इज द वर्क डन इन टर्म्स ऑफ हाइट। तो मेरा बेटा इसको ऊपर लाने में जो काम करना पड़ा होगा वो भी कितना होगा, 1 जूल ही तो होगा। अरे भैया अगर 1 जूल की पोटेंशियल एनर्जी है तो इसको ऊपर लाने में जो वर्क डन करना पड़ा होगा वो भी कितना होगा, वो भी मेरा बेटा 1 जूल ही होगा। सही है। आगे, पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ। अच्छा एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये जो मैंने ऊपर इंफॉर्मेशन दी है ये सिर्फ तब वैलिड है जब नॉन एक्सेलरेटेड मैनर में होगा, क्योंकि अगर नॉन एक्सेलरेटेड नहीं होगा तो ऊपर आते हुए आप जो वर्क डन करोगे वो कुछ पार्ट काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में भी जा रहा होगा। भाई जाहिर है ऊपर जाते हुए अगर स्पीड बढ़ रही है या स्पीड कम हो रही है मिसाल के तौर पे, दोनों में से जो भी केस हो रहा है, तो उसमें कुछ पार्ट काइनेटिक एनर्जी में भी चला गया ना। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर आ रहा है तो उसमें आप जितना वर्क डन कर रहे हो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड वो सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी में जाता जा रहा है। पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ। तो मेरा बेटा पावर आपके पास डॉट प्रोडक्ट होता है किसका, फोर्स और वेलोसिटी का। सर अभी तो आपने बताया था पावर एनर्जी अपॉन टाइम है या वर्क डन अपॉन टाइम है। तो मेरा बेटा वर्क डन को अगर मैं ओपन करूंगा क्या बनेगा, एफ डॉट एस, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। बस हो गया। अब क्या करेंगे जनाब, ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम है ये क्या चीज़ है भाई, वेलोसिटी है। तो बन गया आपका एफ डॉट वी या फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। अब देखो मेरा बेटा जो अगला क्वेश्चन है वो हमसे क्या कहता है, द एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स। तो चलो अब यहाँ पे मेरा बेटा एक फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बना के हम चेक कर लेते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास एक एक्सेस पे फोर्स आ गया, ये मान लीजिए हमारे पास एक एक्सेस पे आ गई डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब मेरा बेटा अगर मैं यहाँ पे एक कोई ग्राफ बनाता हूँ, सर ये ग्राफ आपने किस तरह का बनाया है बच्चे, एक बार बन जाए फिर आपको सब समझा देते हैं, ठीक है। देखो अभी जरा इसमें जो ग्राफ है ना मेरा बेटा वो सिर्फ ये वाला ग्राफ है, समझिएगा गौर से। ये जो मैंने ब्लैक से बनाया हुआ है ना, ब्लैक लाइन से बनाया हुआ है, ये मेरा बेटा ग्राफ है। बाकी जो आपको रेड से शेडेड पोर्शन नज़र आ रहा है ना, ये आपके पास है एरिया अंडर द ग्राफ। अब आप देखें अगर आपको ये एरिया अंडर ग्राफ निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया अंडर ग्राफ निकालने के लिए ये रेक्टेंगल है तो अल्टीमेटली आपने जो भी इसकी लेंथ होगी, अल्टीमेटली आपने इसको इसकी जो भी विड्थ होगी इससे क्या करना होगा, लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप देखो ये पूरी की पूरी वैल्यू किसकी है, फोर्स की वैल्यू है, और ये चेक करो मेरे बच्चे किसकी वैल्यू है, ये पूरी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है। तो आपने फोर्स को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, डिस्प्लेसमेंट से। तो आपको ये बात पता है जब कभी भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई होगी तो नतीजे में आपको क्या मिलता है, वर्क डन मिलता है। तो एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ विल ऑलवेज गिव यू क्या, वर्क डन। ठीक है, आसान आसान क्वेश्चंस आए हुए हैं, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं पूछे हुए। आगे कहता है अ बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी v आफ्टर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इट्स वेलोसिटी बिकम्स डबल। कुछ टाइम के बाद वेलोसिटी हो गई डबल, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड ट्वाइस हो गया होगा। हाउ मेनी टाइम्स इट्स काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। देखो काइनेटिक एनर्जी का सीधा सीधा रिलेशन होता है जनाब हाफ mv²। हमें ये बात नज़र आ रही है कि काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v का स्क्वायर। अब बच्चे जब आपके पास v 2 टाइम्स बढ़ेगा, देखो अगर v आपके पास 2 टाइम बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, ये बात तो तय है, डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम नहीं बढ़ेगी, 2 का स्क्वायर बढ़ेगी, यानी कि वेलोसिटी जितने गुना बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी उसका स्क्वायर टाइम बढ़ेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी v के स्क्वायर पर डिपेंडेंट है। तो इसने क्या कहा, इसने कहा कि भाई वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी इज बिकमिंग डबल। तो जब वेलोसिटी डबल होगी तो मेरा बेटा काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 4। अब यहाँ पे ना कभी कभार आपका एग्जामिनर और सवाल भी पूछता है जो कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम को लेकर होते हैं। जैसे अभी तो इसने सवाल में कहीं नहीं कहा कि दो बॉडीज मूव कर रही हैं उनका मोमेंटम सेम है या मोमेंटम कांस्टेंट है, तो आपने कोई टेंशन नहीं ली। लेकिन कभी कभार वो इस तरह के सवाल भी कहता है, तो उसके अंदर आपने हाफ mv² यूज़ नहीं करना, उसके अंदर आपने काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन यूज़ करना है, दैट इज ke इज इक्वल टू p²/2m। आगे कहते हैं भाई रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री इज। पहले तो अपने पास ये चीज़ क्लियर कर लो कि मेरा बेटा दोनों ही जो हैं वो बेसिकली आपके पास एंगल को मेजर करने की यूनिट्स हैं। इसमें से जो रेडियन है ये आपके पास SI यूनिट है और डिग्री आपके पास नॉन SI यूनिट है। आप कह सकते हो कि डिग्री जो है ना वो बेसिकली कॉमन यूनिट है एंगल को मेजर करने का। अब हमें ये बात पता है हमारे सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट से कि जनाब आपके पास जो पाई रेडियन होता है, जो हमारे पास पाई रेडियन होता है ये 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर मैं दोनों तरफ पाई से डिवाइड कर दूं तो यहाँ बनेगा जनाब पाई डिवाइडेड बाय पाई रेडियन विल बी इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय पाई, और ये डिग्री में चल रहा है इधर। पाई से पाई मर गया, ये बन जाएगा मेरा बेटा हमारे पास 1 रेडियन, पाई का वैल्यू 3.142 डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 57.3 डिग्री।
57.3 डिग्री। इसी तरह से आप यहीं से एक डिग्री का रिलेशन भी निकाल सकते थे। अभी तो ये आंसर आ गया ना कि एक रेडियन बराबर है 57.3 डिग्री के। यहीं से अगर आपको बोला जाता तो आप एक डिग्री के लिए भी काम कर सकते थे। एक डिग्री के लिए क्या करते भाई, दोनों तरफ आप 180 से डिवाइड कर देते, बेसिक यूनिट मेथड जो आप इस्तेमाल करते हो। तो ये बन जाता जनाब 180 डिवाइडेड बाई 180। अब एक डिग्री, क्योंकि सीधे हाथ पे जो 180 से 180 मर जाता, तो एक डिग्री बराबर होता पाई बाय 180 के। ये 0.001745 के बराबर आता है। आगे कहता है इन द केस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, मेरा बेटा आपके पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो कब लग रही होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होती है मेरे बच्चे जब कभी भी आपके पास कोई बॉडी जो है वो किस में बैठी होती है, दायरे में घूम रही होती है। तो उसको दायरे में घुमाने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, तो बच्चे जब सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगी तो बॉडी के पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी दैट इज AC इज इक्वल टू V² बाय R। ये आ गई, ठीक है। एक और चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा, अमूमी तौर पर बच्चों की ये गलतफहमी होती है, अगर बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ये होता है कि बॉडी जो है ना वो कांस्टेंट टेंजेंशियल स्पीड से सर्कुलर मोशन कर रही है। पॉइंट समझिएगा। देखो जब कभी भी कोई बॉडी मेरा बेटा दायरे में घूमेगी ना, जब कभी भी कोई बॉडी मेरे बच्चे दायरे में घूमेगी तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि उसकी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो तो आप कांस्टेंट कर सकते हो, लेकिन डायरेक्शन कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता। वजह देखो, ये मान लो मेरा बेटा एक सर्कल है। अब इस सर्कल में जब आपकी बॉडी यहाँ पर रही होगी तो इसकी वेलोसिटी का ये डायरेक्शन होगा, जो कि यकीनन अलॉन्ग द टेंजेंट होता है। जब बॉडी यहाँ आई होगी तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो गया, जो कि अलॉन्ग द टेंजेंट है। जब बॉडी यहाँ आएगी तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो गया, जो कि अलॉन्ग द टेंजेंट है। आप नोट करो, जब कभी भी बॉडी दायरे में घूम रही है तो उसकी वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन मुसलसल क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, जिस वजह से बॉडी के बाद टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं आती और एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं आती, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आती है, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑल अबाउट वेलोसिटी का चेंज होना ड्यू टू डायरेक्शन। तो जब बॉडी दायरे में घूमती है उसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी तो हर लम्हे क्या होती है, तब्दील हो ही रही होती है। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रही है बात। अब इसमें याद रखने वाली बात क्या है, होता क्या है, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है ना, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, बच्चे के जहन में ये चीज़ चल रही होती है कि जो बॉडी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लेके चल रही है ये कांस्टेंट है, जबकि ऐसा नहीं है। अब अगर आप फॉर्मूले से देखोगे AC इक्वल V² बाय R, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में V तो कांस्टेंट है सर, अभी आपने कहा मैग्नीट्यूड के हिसाब से, और R भी कांस्टेंट है। तो फिर AC क्यों कांस्टेंट नहीं है? इसलिए कि मेरा बेटा एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। हाँ, अगर आप ये कहो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो हर लम्हे कांस्टेंट है तो मैं आपकी बात मान जाऊंगा, लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं हो सकता। क्यों? देखो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहाँ पे होती है? टुवर्ड द सेंटर। जब बॉडी यहाँ पे थी तो इसके लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऐसे होगी, जब यहाँ पे आई तो ये होगी, जब यहाँ पे आई तो ये होगी। क्या ये तीनों एरो आपको एक जैसे नजर आ रहे? नहीं। जो एरो यहाँ पॉइंट कर रहा है, अगर इन टर्म्स ऑफ वेक्टर बात करें, अगर इन टर्म्स ऑफ वेक्टर बात करेंगे तो मेरा बेटा इसमें नेगेटिव I कैप आ रहा होगा। अगर एक वेक्टर ऐसे है इसमें नेगेटिव J कैप आ रहा होगा। अगर एक वेक्टर ऐसे है इसमें पॉजिटिव I कैप आ रहा है। एक वेक्टर ऐसे है तो इसमें क्या आ रहा होगा? पॉजिटिव J कैप आ रहा होगा। गोया हर जगह से सर्कल की डायरेक्शन मुख्तलिफ है, इसलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज अ डिफरेंट क्वांटिटी एवरी टाइम। ध्यान में रखेंगे हम ये बात, ठीक है। आगे कहता है एन इलेक्ट्रिक मोटर टर्न्स एट 400 रेवोल्यूशंस पर मिनट। ध्यान में रखिएगा ये जो रेवोल्यूशन पर मिनट दिया हुआ है ना, ये मेरा बेटा आपके पास ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी का एक कॉमन यूनिट है। कॉमन यूनिट वो होता है जो ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल होता है, लेकिन वो ऐसा ही नहीं होता। जैसे आपके पास जो कह लो ये है अपना डिग्री है। अब डिग्री एंगल को निकालने का कॉमन यूनिट है, लेकिन ऐसा यूनिट नहीं है। अब क्या करेंगे भाई, आपको पता चल गया भाई 400 रेवोल्यूशन पर मिनट है, आपने यहाँ लिख लिया 400 रेवोल्यूशंस पर मिनट RPM। अब इस 400 के नीचे कुछ नहीं है तो बच्चे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। सही। अब भैया हमें पता है एक रेवोल्यूशन में अपने पास होते हैं 2 पाई रेडियंस या 360 डिग्री, तो भाई 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन है, तो रेवोल्यूशन से रेडियन में जाने के लिए क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन में। अपॉन में अपने पास लिखा हुआ था 1 मिनट,
अब मेरा बेटा अपने पास 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो मिनट से सेकंड में जाने के लिए क्या करा जनाब, मल्टीप्लाई कर दिया। जो मर रहा है मार दो, 1 0 से 1 0 मर गया, 2 1 ज़ा और 2 3 ज़ा। क्या बनता है जनाबे वाला, ये बनता है अपने पास 40 पाई डिवाइडेड बाय 3 रेडियन पर सेकेंड। तो 40 पाई डिवाइडेड बाय 3 रेडियन पर सेकेंड, ये हमारे पास आता है जनाब इसका करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 35 कहता है अ डिस्क, अ हुप एंड अ स्फीयर आर, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ठीक है। अब मेरा बेटा आपके पास ये जो डिस्क है, ये जो हुप है, ये बेसिकली होता क्या क्या है जरा समझिएगा। डिस्क जो है इसको मेरा बेटा आप सॉलिड सिलेंडर भी कह सकते हो, और ये जो हुप है ना इसको आप रिंग कह सकते हो या थिन वॉल्ड सिलेंडर कह सकते हो। मैं आपको बारी बारी मिसाल देता हूं, समझ जाओगे। डिस्क की मिसाल अगर आपने लेनी है तो बच्चे वो जो पुराने ज़माने में सीडीज और डीवीडीज आती थी ना, वो डिस्क है, उसमें हर तरफ मांस ही मांस होता था। हुप या रिंग या थिन वॉल्ड सिलेंडर की मिसाल लेनी है तो बच्चे वो जो चूड़ी होती है ना, चूड़ी जिसमें किनारियां तो होती हैं लेकिन दरमियान में कोई मांस नहीं होता, वो हुप है। स्फीयर तो वो जो गोला मटोला सा होता है वो स्फीयर है, ठीक है, फुटबॉल टाइप का। अब देखो भैया, आपको कह रहा है आर रोलिंग डाउन फ्रॉम एन इंक्लाइन प्लेन साइमल्टेनियसली विच ऑब्जेक्ट विल रीच द बॉटम एट फर्स्ट। ध्यान में रखिएगा, जिसका मेरा बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होगा वो सबसे पहले नीचे आएगा। ऑब्वियसली हम यहां पे मान के चल रहे हैं फ्रिक्शन 0 है, ठीक है। सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम का पता कैसे चलेगा मेरा बेटा, इसके लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होने चाहिए। अब अगर आप देखोगे तो आपके पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसका, हुप का, या हुप को कभी कभार मेरा बेटा रिंग भी कहता है, कभी कभार वो थिन वॉल्ड सिलेंडर भी कहता है, ये हमारे पास होता है mr²। सिमिलरली मेरा बेटा जो डिस्क है इसको कभी कभार सॉलिड सिलेंडर भी कहता है, सही है। बहुत सारी सीढ़ियां लाइन से स्ट्रैक कर दो तो वो क्या बन जाएगा, सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा। इसके लिए मेरा बेटा आपके पास होता है हाफ mr²। इसी तरह से मेरा बेटा आपके पास जो स्फीयर है, अच्छा यहाँ पे मैं सॉलिड स्फीयर यूज कर रहा हूँ, क्या यूज कर रहा हूँ, सॉलिड स्फीयर। जब कुछ ना बताए हो स्फीयर के साथ तो आप क्या यूज करोगे, सॉलिड स्फीयर। जैसे हम अर्थ को सॉलिड स्फीयर मान के चलते हैं और इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं रोटेशनल मैकेनिक्स के अंदर, तो ये बन जाएगा मेरा बेटा क्या, 2/5 mr², ठीक हो गया। अब आपने देखना है कि यार इसके अंदर सबसे कम वैल्यू जो है ना वो किसकी है, तो भाई mr² के पीछे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। यहाँ पे mr² के पीछे क्या लिखा हुआ है, 0.5 लिखा हुआ है। यहाँ पे mr² के पीछे क्या लिखा हुआ है, 0.4 लिखा हुआ है। तो भैया अपने को नजर आ रहा है कि सबसे कम वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया की किसके अंदर आ रही है, भाई इसमें आ रही है ना, देखो ना, हुप की क्या आ रही है 1 mr², डिस्क की क्या आ रही है 0.5 और इसकी क्या आ रही है 0.4। तो भैया सबसे पहले कौन नीचे आएगा आपके पास, सबसे पहले आने वाला है स्फीयर नीचे। अब सवाल होता है कि सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के मिनिमम होने की वजह से ऐसी क्या खास बात हो रही है कि वो जल्दी नीचे आ रहा है। तो अपने बार नोट कर लिएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही काम करता है किसके अंदर, रोटेशनल मैकेनिक्स के अंदर, जो मास करता है ट्रांसलेशनल मैकेनिक्स के अंदर। जिस बॉडी का मास ज़्यादा हो उसे चलाना मुश्किल होता है, जिस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो उसे रोल कराना मुश्किल है, जिस बॉडी का मास कम है उससे मोशन में लाना आसान है, जिस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है उसको रोल कराना आसान है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर का काम है, उसे रोल कराना आसान है, तो वो जल्दी जल्दी रोल करता हुआ नीचे आ जाएगा। आगे आपसे पूछा भाई फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखो मेरा बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स का जो एक बेसिक फॉर्मूला है वो तो mv² डिवाइडेड बाय r है एक। इसमें आप मजीद वेरिएंट्स निकाल सकते हो, v की जगह पे आ जाएगा आपके पास r ओमेगा अपॉन में r आ गया, खोल देंगे तो बन जाएगा mr² ओमेगा² अपॉन में आ गया आपके पास क्या r। एक r से एक r मर गया तो mr ओमेगा²। एक वेरिएंट और बन सकता है mr ओमेगा की जगह पे आ गया आपके पास 2π/t और ऊपर आ गया स्क्वायर, ये बन जाएगा mr ब्रैकेट में आ गया आपके पास 4π²/t²। अब जाहिर सी बात है मेरा बेटा, जब ये सवाल पेपर में आया था अपना नम्स 2023 में, तो उसमें जो करेक्ट ऑप्शन था ना वो तो ये वाला था mr ओमेगा² वाला। लेकिन मैंने आपको भैया बाकी वेरिएंट्स भी निकाल के इसलिए दिखा दी कि कल को कोई और वेरिएंट पूछ ले तो आपको आता हो। अब देखो मेरा बेटा जो अगला है क्वेश्चन नंबर 37, इसमें जो आपके सामने फिगर बनी हुई है ये फिगर गलत है, इसको आप छोड़ दो। हमारे जो टाइपिस्ट भाई थे जिनको हमने ये नम्स का 2023 का पर्चा टाइप करने के लिए दिया था, उन्होंने फिगर बनाने के बजाय अपने हिसाब से दिमाग लगा के एक फिगर नेट से उठा के छाप दी, जो कि गलत है।
जो एक्चुअल क्वेश्चन आया था ना मेरा बेटा, वो मैं आपके सामने मेंशन कर देता हूँ, या आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको नम्स 2023 के पेपर में बनी हुई भी मिल जाएगी। इस तरह से मेरा बेटा दो वेवलेंथ्स थी और नीचे ऐसे लिखा हुआ था कि ये टोटल डिस्टेंस गिवन था 2 मीटर का। आपसे पूछा हुआ था वेवलेंथ बताइए। भैया वेवलेंथ क्या होती है? दो सेम फेज वाले पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस, दो कंसेक्यूटिव सेम फेज वाले पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस। देखो जैसे मेरा बेटा एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। अब बोलोगे सर ये वाला भी तो हो सकता है। देखो मैंने दो पॉइंट, एक एक्स प्राइम मार्क किया और एक वाई मार्क किया। शुरू में देख के लगता है कि सर एक्स और वाई भी तो एक जैसे पॉइंट्स हैं। नहीं बेटे, एक्स के बाद देखो वेव ऊपर जा रही है और वाई के बाद वेव नीचे आ रही है, तो ये दोनों सेम फेज नहीं है। एक्स के बाद वेव ऊपर जा रही है, एक्स प्राइम के बाद भी वेव ऊपर जा रही है, तो ये दो सेम है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरा बेटा आपके पास एक वेवलेंथ हो जाएगी। और कोई पॉइंट देख लो, यहाँ से लेके यहाँ तक देख ले भाई तुम, कैसे यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके बाद भी देखो वेव नीचे आ रही है, इसके बाद भी देखो वेव क्या हो रही है, नीचे आ रही है। मतलब बिहेवियर एक जैसा होना चाहिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस होगा बच्चे, ये भी क्या होगा, वेवलेंथ होगा, यानी कि लैम्डा के बराबर होगा। तो आपसे इसने पूछा हुआ था। तो अब अगर आप नोट करते हो ना भैया, तो आपके पास यहाँ पे दो वेव्स आ रही हैं, चेक करो। एक्स से एक्स प्राइम तक एक वेवलेंथ, एक्स प्राइम से एक्स डबल प्राइम तक दो वेवलेंथ। तो बच्चे आपको नजर आ रहा है दो वेवलेंथ बराबर है किसके, 2 मीटर के। तो इसका मतलब एक वेवलेंथ बराबर हो गई कितनी, 1 मीटर के। तो आपके पास यहाँ पे वेव की लेंथ क्या हो जाएगी, 1 मीटर। इसको बच्चे परेशान नहीं होना, ये एक गलत फिगर है जो इंटरनेट से कहीं से उठा के चिपका दी हमारे टाइपिस्ट भाई ने, ठीक है भाई। तो ये इसकी एक्चुअल फिगर थी, वेवलेंथ निकालनी थी, निकाल दी हमने। एम्पलीट्यूड भी पूछ लेता है कभी कभार, तो भाई ध्यान में रखिएगा जो एम्पलीट्यूड होगा वो ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये होता है आपके पास एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होता क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस जो कि पार्टिकल कवर कर सकता है ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन। जैसे वो ऊपर वाला पॉजिटिव एम्पलीट्यूड हो जाएगा और नीचे वाला जो हो जाएगा ये आपके पास नेगेटिव एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। चलो, विद द इंक्रीज इन प्रेशर द स्पीड ऑफ साउंड विल। तो बेटे स्पीड ऑफ साउंड प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। ध्यान में रखिएगा कि आपके पास जब आप स्पीड ऑफ साउंड की वेलोसिटी का फॉर्मूला देखोगे तो वो इस टाइप से होता है, रूट के अंदर गैमा पी डिवाइडेड बाय रो, जो लेप्लास की करेक्शन है। मतलब कुछ इस टाइप का नजर आ रहा होता है, कुछ इस शक्ल का दिख रहा होता है आपको। अब होता क्या है कि आपके पास गैसेस के अंदर, ठीक है, गैशियस मीडियम के अंदर होता क्या है आपके पास कि प्रेशर और डेंसिटी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जब कभी भी प्रेशर बढ़ता है तो सेम प्रोपोर्शन में डेंसिटी भी बढ़ जाती है, या जब प्रेशर कम होता है तो सेम प्रोपोर्शन में डेंसिटी भी कम हो जाती है। तो होगा क्या, देखो प्रेशर बढ़ाओगे तो भाई साहब डेंसिटी भी बढ़ जाएगी, प्रेशर कम करोगे तो भाई साहब डेंसिटी भी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो आपके पास जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो हमेशा कैसा रहने वाला है, सेम रहने वाला है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। इसका और टेक्निकल आंसर भी देख सकते हो भैया, जब आपके पास साउंड कैसे प्रोपेगेट करती है, एज लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेट, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव। तो मेरा बेटा जब कंप्रेशन बनता है, कंप्रेशन का मतलब क्या है कि वहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा और डेंसिटी भी क्या होती है, बढ़ जाती है। सिमिलरली जब रेयर फ्रैक्शन होता है, जब रेयर फ्रैक्शन होता है तो भाई साहब रेयर फ्रैक्शन के अंदर क्या होता है, पार्टिकल दूर दूर जाते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है, तो डेंसिटी भी क्या हो जाती है भाई, कम हो जाती है। तो प्रेशर और डेंसिटी चूंकि एक दूसरे पर डायरेक्टली डिपेंड करती हैं और दोनों सेम प्रोपोर्शन में चेंज हो रही होती हैं गैसियस मीडियम में, तो स्पीड ऑफ साउंड विल रिमेन सेम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान में रखिएगा, स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर टू द पावर 0। किसी भी चीज पे पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। इन ट्रांसवर्स वेव द पोर्शन अबव द मीन लेवल। अब देखो मेरा बेटा, जब कभी भी आपने ट्रांसवर्स वेव को डिफाइन करना होता है, उसको हम लोग इस तरीके से एक साइनोसॉइडल कर्व बनाकर डिफाइन करते हैं, पता है ना ये बात। तो ऐसे एक कर्व बनाते हैं, ये वाला जो पोर्शन है अबव द मीन पोजीशन, ये है मेरा बेटा मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से ऊपर आपके पास ये होता है क्रस्ट, और मीन पोजीशन से नीचे मेरा बेटा ये आपके पास क्या होता है, ये होता है अपने पास ट्रफ। तो क्रस्ट और ट्रफ, द पोर्शन अबव द मीन लेवल इज कॉल्ड एज द वेव क्रस्ट। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन। देखो भैया मान लो ये मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन से मैक्सिमम आपका पार्टिकल कितना दूर तक जा सकता है, एक्सट्रीम पोजीशन तक जा सकता है। और मीन पोजीशन से मेरा बेटा एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्टेंस होता है उसको अपन लोग क्या कहते हैं, उसको अपन लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। तो ये मेरा बेटा हमारे पास बकरी बकरी से क्वेश्चन थे नम्स के 2023 के। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा और आपने कुछ नई चीज़ सीखी होगी।